हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग यहाँ पर व्याकरण शिक्षण पद्धति का पार्ट 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था कि व्याकरण शिक्षण पद्धति क्या होती है, उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, ठीक है। किस किस ने परिभाषा दी है वो हमने देखा था। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये सारी हमने देखी है। व्याकरण शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं ये हम लोग देख चुके थे। व्याकरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, तो हमने एक व्याकरण तिरेक वाला सिद्धांत देखा था, फिर हमने अव्याकृत वाला सिद्धांत देखा था और फिर हमने समवरात्मक सिद्धांत देखा था। तो व्याकरण अतिरेक सिद्धांत में बेसिक सी बात थी कि हमें क्या करना पड़ता है, व्याकरण को पहले पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। ये पहला सिद्धांत था। अव्याकृत सिद्धांत में पहले भाषा का ज्ञान लिया जाता है, व्याकरण को बाद में पढ़ा जाता है। तीसरा समवयक सिद्धांत आता है। इसमें क्या होता है कि एट अ टाइम पर आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। यदि आप भाषा को पढ़ो और यदि आवश्यकता लगती है तो बीच बीच में आप ग्रामर को यानी कि व्याकरण को भी पढ़ सकते हो। तो ये समन्वयक सिद्धांत हमारा बोलता है। ये सारी चीज़ें हमने कल के सेशन में डिस्कस करी थी। आज हमें व्याकरण शिक्षण की विधियों के बारे में जानना है कि व्याकरण शिक्षण की क्या क्या विधियाँ हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली विधि होती है हमारी कंठस्थीकरण अथवा सूत्र विधि। क्या होती है, कैसे कार्य करती है, अभी इसको समझते हैं। दूसरी विधि होती है अव्याकृति विधि अथवा भाषा संसर्ग विधि। क्या होती है, कैसे पढ़ाया जाता है बच्चों को, ये भी अभी हम लोग देखेंगे। व्याख्या विधि क्या होती है, किस तरीके से व्याख्या के माध्यम से डिटेल देकर बच्चों को समझाया जाता है। अगली विधि होती है आगमन विधि, कैसे उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को संस्कृत का ज्ञान करवाया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक विधि, कैसे पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से टीचर हमें अच्छे से पढ़ा सकता है, अध्यापक हमें अच्छे से ज्ञान दे सकता है। और समवाय विधि में कैसे एक समन्वय बिठाकर, अच्छे से कनेक्शन बिठाकर टीचर हमें यहाँ पर पढ़ा सकता है। तो सबसे पहले कंठस्थीकरण अथवा सूत्र विधि की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखो, इसके द्वारा क्या होता है, कंठस्थीकरण करना मतलब एक एक चीज़ को कंठस्थ याद करवा देना, वही चीज़ हमारी कंठस्थीकरण होती है, राइट। तो इसके द्वारा अष्टाध्यायी, सिद्धांत, कौमुदी आदि व्याकरण की पुस्तकों में दिए जाने वाले सूत्रों को अध्यापक कंठस्थ करवाने के बाद स्पष्ट किया जाता है। अब जैसे अष्टाध्याय हो गए, सिद्धांत, कौमुदी हो गई, इन सब में जितने भी सूत्र आते हैं, जितने भी श्लोक आते हैं, टीचर इनको क्या करता है, कंठस्थ करवा देता है, बिल्कुल याद करवा देता है, बिल्कुल स्मरण करवा देता है, ठीक है। तो ये हमारी कंठस्थीकरण विधि हो गई। इस प्रकार से बच्चा विस्तृत ज्ञान को आसानी से और सुविधा से प्राप्त कर लेता है, क्योंकि जब वो कंठस्थीकरण करता जाएगा, अध्यापक उसको लर्न करवाता जाएगा, बच्चा उन चीज़ों को कंठस्थीकृत करता जाएगा तो वो चीज़ें उसे याद हो जाएगी। तो कंठस्थीकरण विधि या सूत्र विधि में क्या होता है, बच्चों को चीज़ें कंठस्थ करवा दी जाती है। अगला आता है अव्ययीकृत विधि या फिर भाषा संसर्ग विधि भी इसे बोला जा सकता है। तो देखो, संस्कृत भाषा भाषियों के संसर्ग से, संस्कृत पुस्तकों के निरंतर पढ़ते रहने से, संस्कृत वाक्य का प्रयोग करते करते बालक कुछ समय बाद स्वयं ही संस्कृत भाषा सीख लेता है। क्या चीज़ इसके अंदर बोली गई है, बच्चों को आप निरंतर पढ़ाते रहो, उनके साथ वार्तालाप उसमें करते रहो, बातचीत करते रहो, संस्कृत वाक्य का प्रयोग आप उनसे करते रहो। जैसे हम पहले भी पढ़े हुए हैं, गद्य पद्य में भी सेम विधि हम लोग पढ़े थे कि संसर्ग में क्या होता है, बातचीत की जाती है, कर्ता कर्म क्रिया ढूंढा जाता है, पूरा वातावरण जो है, इन्वायरमेंट जो है संस्कृत वाला बना दिया जाता है, जहाँ पर बच्चों को कोई भी प्रश्न पूछना है वो संस्कृत में पूछेगा, जवाब भी उसको संस्कृत में मिलेगा। तो इस तरीके से पूरा वातावरण जो है संस्कृतमय कर देने का उद्देश्य यही होता है कि बच्चा अच्छे से अच्छे और बहुत आसान भाषा में संस्कृत को सीख पाए। अगली विधि आती है व्याख्या विधि। तो प्राचीन काल में पाणिनि व्याकरण जो है प्राथमिक स्तर से ही पढ़ाया जाता था। बच्चों को प्राथमिक स्तर से, प्राइमरी लेवल पर ही पाणिनि व्याकरण का ज्ञान दे दिया जाता था। उस समय सूत्रों के स्पष्टीकरण के लिए व्याख्या पद्धति का अनुसरण किया जाता था। सूत्रों का स्पष्टीकरण देना तो व्याख्या प्रस्तुत की जाती थी, फिर उसके बाद उदाहरण वहाँ पर प्रस्तुत किए जाते थे। तो इसे व्याख्या पद्धति हम लोग बोलेंगे। और व्याख्या पद्धति का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर पाणिनि व्याकरण पढ़ाने के लिए व्याख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता था। तभी से इस पद्धति को फॉलो किया जा रहा है। स्पष्टीकरण करने के लिए पहले व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद उदाहरण की सहायता से बच्चों को ज्ञान की प्रतिपुष्टि यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। अगली बात करते हैं आगमन विधि की। तो आगमन विधि क्या है, उदाहरण आगमन से हमें समझ में आता है, आगमन में सबसे पहले क्या प्रस्तुत किया जाएगा, अ से आगमन और अ से उदाहरण, ठीक है। आगमन में उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण किया जाता है। सबसे पहले उदाहरण समझाया जाता है, उसके बाद नियमों का ज्ञान करवाया जाता है कि जो आपने ये उदाहरण पढ़ा है, ये इस नियम को, ये इस रूल को यहाँ पर फॉलो करता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत होंगे, अंत में नियम बताने के बाद अभ्यास के प्रयोग के द्वारा उसकी प्रतिपुष्टि यहाँ पर दे दी जाती है। निगमन विधि जस्ट आगमन विधि की उल्टी होती है। इस विधि में पहले नियम या सूत्र प्रस्तुत किया जाता है, उसके पश्चात उदाहरण के माध्यम से बच्चों को यहाँ पर ज्ञान दे दिया जाता है।
अगली विधि की बात करें, पाठ्यपुस्तक विधि क्या होती है, तो पाठ्यपुस्तक विधि बहुत आसान और बहुत सरल विधि मानी जाती है, बहुत सरल भी होती है, इफेक्टिव भी होती है। बालक यहाँ पर नियम की सत्यता का प्रत्यक्षीकरण जो है खुद से कर सकता है। जैसे कि बच्चों के हाथ में यदि पाठ्य पुस्तक है तो उसके पास यहाँ पर सारे रूल्स भी साथ रहेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण भी साथ के साथ रहेंगे, तो एट अ टाइम उस बच्चे के डाउट जो भी होंगे उन सभी का समाधान उसको मिल जाएगा, प्रत्यक्षीकरण मिल जाएगा, साथ ही प्रतिपुष्टि फीडबैक भी उसको यहाँ पर मिल जाएगा। इस विधि से व्याकरण का स्थायी ज्ञान हो जाता है और याद रखने की कोई समस्या नहीं रहती, बच्चा अच्छे से स्मरण इन चीज़ों को कर सकता है। अगली विधि समवाय विधि की हम लोग बात करते हैं। समवाय विधि क्या बोलती है, इस विधि के सहयोग से व्याकरण की शिक्षा पृथक से न देकर गद्य पद्य रचना तथा अनुवाद के साथ ही दे दी जाती। वही हमने बोला समवाय विधि में क्या होता है, अलग से आपको या तो पहले ग्रामर पढ़ाओ या पहले भाषा पढ़ाओ, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। आप गद्य पद्य पढ़ा रहे हो तो साथ के साथ बच्चों को ग्रामर दे दो, आवश्यकता लग रही है भाषा को सीखने की तो आप अनुवाद करके सिखा दो, उसकी अच्छे से व्याख्या कर दो, अच्छे से चीज़ों को समझा दो, तो ये हमारी समवाय विधि होती है। सभी विधियों का मिक्सचर करके समवाय विधि होती है। इसमें किसी भी चीज़ को ऐसे प्रायोरिटी पर नहीं लेना कि बच्चे पहले व्याकरण सीखेंगे या नहीं, बच्चे पहले भाषा ही सीखेंगे, व्याकरण हम बाद में सिखाएंगे, ऐसा नहीं। आवश्यकता लग रही है ना बीच बीच में, तो आवश्यकता के साथ साथ आप बच्चों को पढ़ाते भी जाओ, ठीक है। उसके बाद है अभ्यास कार्य के लिए पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को करवाया जाता है। अब अभ्यास भी करवाना है, प्रैक्टिस भी करवानी है, तो पाठ के अंत में आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उनके माध्यम से आप बच्चों को अभ्यास करवा सकते हो, ठीक है। चलो, अब व्याकरण शिक्षण के क्या क्या सोपान होते हैं, सोपान पढ़ना क्यों जरूरी है, आज मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, कि जैसे कि विशिष्ट सामग्री के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, तो पूर्व ज्ञान परखा जाता है बच्चों का, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें ये पूरी प्रोसीजर पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य आ जाते हैं हमारे। उसके बाद सहायक सामग्री आ जाती है। फिर बच्चों की विशिष्ट सामग्री, यदि किसी चीज़ की आवश्यकता लग रही है तो वो विशिष्ट सामग्री लेकर आएंगे। फिर हम लोग पूर्व ज्ञान बच्चों का चेक करेंगे। फिर हम लोग प्रस्तावना चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उद्देश्य कथन देखेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण होगा। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले सामान्यीकरण होगा, फिर नियमीकरण होगा, फिर प्रयोग होगा, फिर श्यामपट्ट पे सारांश होगा, फिर पुनरावृत्ति प्रश्न है, बच्चों का मूल्यांकन हम करेंगे, फिर कक्षा का उनको कार्य देंगे, फिर हम उनको गृह कार्य देंगे। देखो, इसको एक बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम लोग समझें तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। कोई भी एक एग्जाम्पल यहाँ पर उठा लेते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, इस चीज़ को ऐसे कंसीडर करो कि आज आप क्लास में गए हैं, ठीक है, आज ही आपकी क्लास है, आपको क्लास में जाना है, क्लास में आपके सामने बच्चे बैठे हैं, तो सबसे पहले आपको जाते ही से क्या करना है, प्रस्तावना देनी है, ठीक है। प्रस्तावना हम लोग देंगे, प्रस्तावना क्रिया होगी। अब प्रस्तावना क्यों दी जाती है, आपसे क्वेश्चन बनेगा, तो छात्रों में रुचि जागृत करने के लिए आपको क्या करना है, पाठ के प्रति रुचि जागृत करने के लिए आपको बच्चों को प्रस्तावना देनी पड़ेगी, ठीक है। इससे छात्र क्या होंगे, विषय केंद्रित हो जाएंगे। विषय केंद्रित क्यों हो जाएंगे, उनका जो फोकस है वो किसके ऊपर आ जाएगा, सब्जेक्ट के ऊपर आ जाएगा। मान लो उनका मन कहीं भटक रहा है, घर की परेशानियों में भटक रहा है, तो आप उनके साथ डिस्कस करेंगे कि आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, तो विषय केंद्रित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रस्तावना देनी पड़ती है, ठीक है। अब आप वहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखेंगे ही आज हम क्या पढ़ने वाले, कोई एक एग्जाम्पल उठा लो। हम लोग आज संधि के बारे में पढ़ेंगे, या फिर संधि में भी हम लोग आज गुण स्वर संधि के बारे में जानकारी देंगे, ठीक है। आज आपको गुण स्वर संधि जो है वो पढ़ना है, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक करना है कि बच्चों को कितना आता है। तो आप बच्चों से पूछोगे कि आपने पहले संधि पढ़ा है क्या, ठीक है। संधि आपको पता है संधि क्या होती है, आप चाहें तो बच्चों से संधि की परिभाषा पूछ सकते हैं, या फिर परिभाषा भी बच्चे इतने अच्छे से नहीं बता पाते तो आप उससे डायरेक्टली बच्चों से विद्यालय का संधि विच्छेद पूछ सकते हो कि विद्यालय का संधि विच्छेद करके बताओ। तो फिर बच्चा वहाँ पर बोलेगा विद्या धन आलय, ये विद्यालय का हमारा संधि विच्छेद है। फिर आप उनसे पूछोगे कि अच्छा, आप विद्यालय का संधि विच्छेद बता रहे हो, अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें किन शब्दों की आवृत्ति हुई है, किन वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर बच्चा इसको पकड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आ धन आ स्वरों की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहाँ से हमें समझ में आ जाएगा कि बच्चों को ये वर्ण वाली भी जानकारी है कि किस प्रकार का स्वर निकलने से किस प्रकार की संधि हमारी बनती है। थोड़ा सा हमने बच्चों के पुराने ज्ञान की जानकारी ले ली। फिर आप पूछ सकते हो कि ये बताओ कि ये दोनों स्वर जो आपने आ वाले बताए, क्या ये समान है या फिर असमान है। बच्चा बोलेगा कि दोनों के स्वर जो है आ रहे हैं, मतलब कि समान है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। और भी आप चाहे तो दूसरे बच्चों से, जैसे एक ने ये बता दिया तो आप दूसरे से भी पूछ सकते हो कि चलो अब मुझे बताओ कि नदीश का संधि विच्छेद क्या होता है। कोई भी एक बच्चा उठकर बता देगा जिसे पता होगा, नदी धन ईश,
ठीक है, ये नतीश का ही संधि विच्छेद होता है ना, ठीक है। फिर आप इससे पूछोगे क्या इसमें सर समान आ रहे हैं, तो बच्चा बोलेगा हाँ सर समान आ रहे हैं, ठीक है। फिर आप और पूछ लो, मतलब थोड़ा सा आपको यहाँ पर बच्चों को कनेक्ट करना पड़ेगा लेसन को पढ़ाने से पहले। सत्येंद्र का संधि विच्छेद मुझे बताइए, तो सत्य धन इंद्र जो होता है हमारा सत्येंद्र का संधि विच्छेद होता है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संधि है, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न पूछकर आप क्या कर सकते हो, बच्चों का ज्ञान ले सकते हो, बच्चों को देश के बारे में बता सकते हो, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। अब इतनी सारी बातचीत हो गई, बच्चों के साथ डिस्कस हो गया। फिर आपको बच्चों को बोलना है कि आज चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। आपने संधि के बारे में मुझे बताया, अब संधि का ही एक भाग होता है गुण स्वर संधि, विसर्ग संधि होता है, ऐसे आज हम गुण स्वर संधि के बारे में विस्तृत में जानकारी लेंगे। तो बच्चों के अंदर एक्साइटमेंट आएगी कि यार गुण स्वर संधि क्या होता है, ठीक है। अब ये सारी उद्देश्य कथन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रस्तुतिकरण करना है। आप कैसे प्रेजेंट करोगे गुण स्वर संधि को, कैसे पढ़ाना स्टार्ट करोगे, आप आगमन विधि अपनाओगे या निगमन विधि अपनाओगे, क्या विधि आप अपनाओगे। तो यहाँ पर अगर अपन एग्जाम्पल ले, वैसे ना आगमन विधि के साथ पढ़ाना ज़्यादा अच्छा रहता है। मान लो कोई भी आपने एक एग्जाम्पल लिख दिया, बोर्ड पर एग्जाम्पल लिख दिया कि क्या लिखें, सुरेश स्कूल जाता है, ठीक है। बच्चों के सामने आपने एक एग्जाम्पल लिख दिया, सुरेश कहाँ जाता है, सुरेश स्कूल जाता है। मान लो एक सेंटेंस आपने ये लिख दिया, शॉर्ट में लिख देती हूँ पूरा सेंटेंस, टीचर या फिर आपको वहाँ पर लिखना है, सुरेश स्कूल जाता है, रमेश खाना खाता है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस हो गया। तीसरा सेंटेंस वहाँ पर आपने लिख दिया, अध्यापक अवधेश को होमवर्क देता है, ठीक है। अध्यापक जो है अवधेश को क्या करता है, अध्यापक अवधेश को यहाँ पर होमवर्क देता है, ठीक है। अध्यापक अवधेश को होमवर्क देता है, आदेश देता है। मेन मैंने यहाँ पर सिर्फ ये पॉइंट लिख दिए, सुरेश लिख दिया है, रमेश लिख दिया है, अवधेश लिख दिया है। अब टीचर ने जब बोर्ड पर अपने श्यामपट्ट पर ये सारी चीज़ें लिखी, अब टीचर बच्चों से पूछेगा कि आप इसमें से संधि निकाल कर बताओ, तो बच्चे वहाँ पर संधि निकालना स्टार्ट करेंगे कि एक तो सुरेश संधि, इसका संधि विच्छेद हो सकता है, रमेश का हो जाएगा, क्योंकि बाकी तो हमने लिखा था कि रमेश जो है खाना खाता है, तो इसमें संधि विच्छेद कहाँ पर होगा, सिर्फ रमेश में होगा। अवधेश में एक हमारा विदेश अवधेश में आ जाएगा, एक सुरेश विद्यालय जाता है, तो एक तो सुरेश में हो जाएगा और एक और किस में हो जाएगा, विद्यालय में हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ने पहचान लिया है कि कहाँ कहाँ पर संधि है, सुरेश को पहचाना, तो आपसे पूछा जाएगा, बच्चों से पूछना आपकी सुरेश का संधि विच्छेद करो, तो बच्चा किस तरीके से संधि विच्छेद करेगा, सूर्धन ईश, ठीक है। बच्चों ने निकाल लिया। अब यहाँ पर टीचर पूछेगा कि किस वर्ण की आवृत्ति हो रही है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, तो बच्चा अ निकालेगा, दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, तो ई निकालेगा। इस तरीके से वो निकाल कर बताएगा, ठीक है। फिर टीचर यदि ये पूछे कि अ और ई के मिलने से क्या बनता है, तो अ और ई के मिलने से ए बन जाता है, तभी सूर और ईश के मिलने से क्या बन गया, सुरेश बन गया, ठीक है। तो ऐसे एक एक चीज़ आपको बोर्ड पर भी लिखनी है और साथ के साथ बच्चों को कनेक्ट भी करते हुए जाना है, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि अभी अपन ने अवधेश देखा है, रमेश देखा है, रमधन ईश, अवधन देश, इस तरीके से, ओके। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, देवेंद्र का क्या होगा, देवधन इंद्र होगा, तो इसमें अ प्लस ई मिल रहा है, ठीक है। और भी होते हैं, महेंद्र होता है, महाधन इंद्र होता है, तो महेंद्र का महा का आ मिल गया और इंद्र का ई मिल गया, तो इससे भी वापस ए की आवृत्ति होगी, ए वर्ण की आवृत्ति होगी। भुवनेश का भू धन ईश मिल गया, अ प्लस ई मिल गया, बड़ा वाला ई मिल जाएगा। देखो भुवनेश में क्या होगा, आपकी थोड़ी सी हिंदी भी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगी इससे। भुवनेश में क्या मिल गया, भू मिल गया प्लस क्या मिल गया, ईश मिल गया, ठीक है। तो अ प्लस बड़ा वाला ईख वाला ई मिल गया, तो इससे किसकी आवृत्ति हो जाएगी, ए की ही आवृत्ति होगी। तो यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्पल बताने से हमने बच्चों को ये बताया कि देखो नियम क्या बोलता है। देखो अब यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आता है सामान्यीकरण, ठीक है। आपने पूरा सामान्यीकरण कर दिया, सारे अपनी चीज़ें एग्जाम्पल जो है कहाँ पर लिख दिए, बोर्ड पर लिख दिए। अब आपको क्या करना है, नियमीकरण करना है। उदाहरण आप बता चुके, अब आप क्या बताओगे, अब आप यहाँ पर नियम बताओगे कि जब भी क्या होता है, अ या फिर आ होता है, जब वो छोटी ई या फिर बड़ी ई से मिलता है तो क्या प्राप्ति होती है, ए की प्राप्ति होती है, ठीक है। फिर वापस से और बता दो कि अ या फिर आ जो है हमारा ऊ या फिर बड़े ऊ से मिलता है तो किसकी प्राप्ति होती है, ओ की प्राप्ति होती है, ठीक है। या फिर अ और आ जो है हमारा जब ऋषि से मिलता है तो किसकी प्राप्ति होती है, और प्रकार का साउंड वहाँ पर जनरेट होता है। तो इस प्रकार से आप बच्चों को सारे नियम बता दो। पहले आपने एग्जाम्पल दे दिए, बच्चों ने अच्छे से संधि बता दी, संधि विच्छेद कर दिया, स्वर वाचन भी कर दिया उसका, ठीक है। फिर आपने नियमीकरण कर दिया, अब आप उसको और प्रयोग करके बताओगे कि चलो अब हम लोग करते हैं सर्वेश है, तो सर्वेश का संधि विच्छेद करके देखते हैं कि अभी अपन ने जितने भी रूल पढ़े क्या वो उस पर अप्लाई हो रहे कि नहीं हो रहे,
तो सर्वधन ईश बच्चा उसका संधि विच्छेद कर देगा। ठीक है। और परोपकार बोल दिया आपने, परोपकार का करके दिखाइए मुझे, तो बच्चा यहाँ पर पर धन उपकार कर देगा। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे दे सकते हो। सूर्योदय सबसे फेमस होता है, सूर्यधन उदय हो गया। ये सारे हमने क्या करा, यहाँ पर सारे बच्चों को नियमीकरण करके वापस से हमने उनको क्या कर दिया, एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है। प्रयोग करवा दिया बच्चों को। अब क्या करवाना है, श्याम पट्ट पर जितना भी आज आपने पढ़ाया उस पर पूरा ही सारांश आपको लिखना है, उदाहरण के सहित, नियम के सहित। ठीक है। श्याम पट्ट पर सारी चीजें लिख ली। अब आपको करवानी है लास्ट में पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति कैसे करवाओगे, बच्चों से दोहराओगे। चलो पुनरावृत्ति कुछ और एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं, या फिर आप मूल्यांकन वहां पर बच्चों का कर सकते हो कि आपने जो पढ़ाया क्या वो बच्चों को समझ में आया। तो अब आप मुझे बताओगे कमेंट करके कि जो लौकेच्छा है इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अभी अपन ने पढ़ा, तो मैं भी मूल्यांकन कर लेती हूँ कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है। ये 2 होमवर्क हो गए। महोदधि का संधि विच्छेद क्या होगा, महोदधि का संधि विच्छेद आप करके बताएंगे। ठीक है। और अगर मैंने ये लिख दिया शब्द कनक धन इष्ट, कनक धन इष्टि, तो इसका कौन सा वर्ण बनेगा, कनक धन इष्टि का कौन सा वर्ड यहाँ पर बनेगा, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, मैं आपका यहाँ पर मूल्यांकन कर रही हूँ कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया। इससे क्या पता चलेगा कि बच्चों के अंदर परिपक्वता आई कि नहीं आई इस चीज़ को सीखने की। तो ये उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, मूल्यांकन करने का। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, क्या क्या चीज़ें आज अपन ने सीखी। इसके बाद अगर ये सारे कार्य हो गए तो हम लोग कक्षा में थोड़े बहुत कार्य करवा सकते हैं। कक्षा में उनके साथ प्रश्नोत्तर डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों की अभ्यास प्रवृत्ति बनेगी। सब कुछ चीज़ें होने के बाद उनमें अभ्यास करने की भावना जागृत होगी। अब अभ्यास हो गया है तो अब वापस से हम बच्चों को गृह कार्य के लिए, घर पर होमवर्क करने के लिए कुछ कार्य दे देंगे। तो जब बच्चों की छुट्टी होती है, बच्चों को जो खाली समय मिलता है, तो अवकाश का क्या हो जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा। ठीक है। तो ये सारे लक्ष्य होते हैं। तो देखो, सामान्य उद्देश्य क्या होता है, बच्चों को कनेक्ट करना, विषय से कनेक्ट करना, छात्र केंद्रित कक्षा बनाना। ठीक है, विषय केंद्रित बनाना। विशिष्ट उद्देश्य में क्या आएगा, विशिष्ट उद्देश्य में हमें विशिष्टता के बारे में, उद्देश्य का ज्ञान करवाना कि उद्देश्य क्या है, आज हम पढ़ क्यों रहे हैं। सहायक सामग्री, आपको क्या क्या सहायक सामग्री वहाँ पर लगती है, जैसे कि एक तो बोर्ड की, श्यामपट्ट की हमेशा आवश्यकता लगेगी, चौक की आवश्यकता लगेगी। गुण स्वर संधि पढ़ा रहे तो उसका हो सकता है इसके चार्ट की आपको आवश्यकता लग जाए। संधि के चार्ट में भी गुण स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, इसके चार्ट की आवश्यकता आपको लग सकती है। बच्चों का पूर्व ज्ञान आप यहाँ पर चेक करेंगे। ठीक है, कि बच्चों ने पहले कितना चीज़ें यहाँ पर सीख रखी है। उसके बाद आप बच्चों को प्रस्तावना करेंगे, प्रस्तावना टॉपिक के बारे में बताएंगे। उद्देश्य कथन, वहाँ पर कथन आप बताएंगे कि आप क्यों आज पढ़ा रहे हो, गुण स्वर संधि पढ़ा रहे हो, उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ना आवश्यक है। फिर प्रस्तुतिकरण करने में आप बेसिक उदाहरण दे दोगे, फिर नियम बता दोगे, फिर आप उनके ऊपर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, एग्जाम्पल के थ्रू बता दोगे, फिर आप सारांश बोर्ड पर सारा लिख दोगे, फिर आप पुनरावृत्ति कर लोगे, मूल्यांकन कर लोगे बच्चों ने कितना पढ़ लिया है, फिर उनको कक्षा में कार्य दोगे ताकि उनकी अभ्यास प्रवृत्ति जागृत हो, फिर आप उनको होमवर्क दे दोगे। ठीक है। तो ये सारी हमारे यहाँ पर सोपान हो गए कि किस तरीके से आपको व्याकरण शिक्षण को पढ़ाना चाहिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बता देती हूँ। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो है, भरत मुनि जी किस विधा से संबंधित है, तो ये अभी अपन ने नहीं पढ़ा। ये नाटक शिक्षण से कनेक्टेड है, भरत मुनि जी। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, नाटक शिक्षण से। अभी हमें नाटक शिक्षण की विधियाँ पढ़नी, क्योंकि अभी अपन गद्य पढ़कर आए, अभी अपन पद्य पढ़कर आए, अभी अपन ने व्याकरण शिक्षण विधि पढ़ी। अगला क्वेश्चन देखो, अनुकरण वाचन के सोपान के बाद आता है। तो आपको याद आ रहा होगा, गद्य शिक्षण विधि में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले विषयोपस्थापना होती है, उसके अंदर हम लोग पाठ्य सामग्री बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके बाद शिक्षक वहाँ पर आदर्श वाचन करता है। फिर बच्चों को वहाँ पर बोला जाता है कि अब आप क्या करो, अनुकरण करो, अनुवाचन करो। तो अनुकरण वाचन के सोपान के बाद आता है, आदर्श वाचन के बाद यहाँ पर आता है। ठीक है, पूरी प्रोसेस यदि मैं आपको बता दूं तो 1 मिनट में हम लोग पूरी प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य होते हैं, फिर विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, सहायक सामग्री आपको क्या क्या लग रही है, बच्चों का पूर्व ज्ञान चेक करेंगे, फिर प्रस्तावना बच्चों को बताएंगे, फिर उद्देश्य कथन हम लोग देखेंगे, फिर विषयोपस्थापना हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है, उसमें आपको क्या क्या पाठ्य सामग्री चाहिएगी, वो आवश्यकता लगेगी। फिर शिक्षक वहाँ पर आदर्श वाचन करेगा, बच्चा उसका अनुकरण करेगा। फिर बच्चे ने कोई भी अशुद्धि करी है तो टीचर वहाँ पर अशुद्धि को करेक्ट करेगा। फिर विस्तृत व्याख्या वहाँ पर की जाएगी, बच्चों को जो भी कठिनाई आई है उस कठिनाई का निवारण किया जाएगा। फिर बोध प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर बच्चों को मौन वाचन करने की आवश्यकता यदि लगती है तो बच्चा वहाँ पर मौन वाचन कर सकता है। कक्षा कार्य वहाँ पर दिया जाएगा, पुनरावृत्ति प्रश्न होंगे और फिर गृह कार्य बच्चे को वहाँ पर दे दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। तो अनुकरण वाचन के सोपान के बाद आता है आदर्श वाचन, के बाद आता है हमारा अनुकरण वाचन। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा पद्य शिक्षण से संबंधित है कि पद्य शिक्षण में किस सोपान का प्रयोग नहीं किया जाता है, मौन वाचन का, गृह कार्य का, अशुद्धि संशोधन का, या फिर विशिष्ट उद्देश्य का। तो देखो हमने देखा था कि गद्य शिक्षण में हम लोग मौन वाचन कर सकते हैं, लेकिन पद्य में जरूरी नहीं है कि मौन वाचन किया जाए। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि गृह कार्य सभी में दिया जाता है। गद्य शिक्षण हो, पद्य शिक्षण हो, या फिर व्याकरण विधि, अशुद्धि अशुद्धि संशोधन भी दोनों में किया जाता है, और विशिष्ट उद्देश्य भी तीनों में ही बताए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंचम वेद किसको माना गया है? तो देखो नाटक को पंचम वेद माना गया है, क्योंकि अभी तक अपन ने नाटक विधि नहीं पढ़ी, उसको हम लोग भी डिटेल में पढ़ेंगे। नाटक को पंचम वेद माना गया, इसका थोड़ा सा डिटेल में आपको यहाँ पर बता देती हूँ। पंचम वेद से देखो ये वाली लाइन पढ़ो, कहा जाता है वाली लाइन आप लोग यहाँ पर पढ़ो। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गान, एक मिनट, देखो ये वाली लाइन है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है मुहावरे से ऊपर वाली, श्लोक से ऊपर वाली जो लाइन है। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से ग्रहण करके पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की थी। धनंजय ने दशरूप नामक ग्रंथ में नाटक की परिभाषा इस प्रकार से दी है। ये नाटक की परिभाषा है, मतलब अवस्था का अनुकरण करना ही क्या कहलाता है? नाट्य कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता चलेगी कि ऋग्वेद से संवाद, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय को लिया गया और अथर्ववेद से ग्रहण करके पंचम वेद के रूप में नाट्य वेद की रचना की है। तो आपका क्वेश्चन भी वहीं से बना हुआ है। देखो ये पूछा हुआ है पंचम वेद किसको माना गया है, तो पंचम वेद नाटक को माना गया है। ठीक है, उस श्लोक में हमने देखा भी था कि लिखा हुआ भी है, और ब्रह्मा जी ने करी है पांचों वेद से लेकर नाटक की रचना। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये आज का आपका सेशन था। इसमें हमने गद्य विधि कर ली, पद्य विधि कर ली, व्याकरण विधि कर ली। मिलते हैं अगले सेशन में नाटक विधि के साथ। ओके, सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप शेयर करें, ताकि इसी तरीके से और भी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।